आज के इस वीडियो में हम यूनिट 5 यानी कि एनर्जी एंड एनवायरनमेंट से जुड़े हुए जून 2019 और जुलाई 2018 में आए हुए सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। ये इस सेक्शन का पार्ट 2 है। पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मोड्स ऑफ एनर्जी जनरेशन हैज़ मैक्सिमम कन्वर्जन एफिशिएंसी। सबसे ज़्यादा कन्वर्जन एफिशिएंसी किसकी होती है? ए हाइड्रो इलेक्ट्रिक, बी थर्मो इलेक्ट्रिक या सी हाइड्रोजन फ्यूल सेल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन फ्यूल सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिक्वायर्ड सोलर पैनल एरिया फॉर फोटोवोल्टिक सेल्स विद एफिशिएंसी ऑफ 20% एंड इंसिडेंट सोलर रेडिएशन ऑफ 400 watt per meter square टू रन एन इलेक्ट्रिक गीजर ऑफ 2 किलोवाट। अब हमें देखिए यहाँ पे फॉर्मूला लगाना होगा एफिशिएंसी ऑफ सोलर सेल का। क्या होता है? एफिशिएंसी इज इक्वल टू पावर आउटपुट अपॉन पावर इनपुट। और पावर आउटपुट को हम क्या लिख सकते हैं? V इंटू आई। पावर इनपुट को हम सोलर इंसोलेशन इंटू एरिया। अब हमें वैल्यूज़ क्या क्या दी हुई हैं? हमें सोलर इंसोलेशन दिया हुआ है 400 वाट पर मीटर स्क्वायर, एफिशिएंसी 20% दी है। 2 किलोवाट हमें दिया हुआ है, पावर आउटपुट हमारा हो जाएगा। डायरेक्टली हम रख सकते हैं और हमें निकालना है। चलिए निकाल के देखते हैं। इसका मैं पूरा सोल्यूशन ही प्रोवाइड कर दे रही हूँ। ये इसका सोल्यूशन है, सारी वैल्यूज़ हम रख देंगे। पावर आउटपुट में हम डायरेक्टली 2 किलोवाट रखेंगे, इसको वॉट में चेंज कर लेंगे 1000 के साथ मल्टीप्लाई करके। नीचे हम सोलर इंसोलेशन 400 रख लेंगे। एरिया में फाइंड करना है और एफिशिएंसी हम 20/100 ले लेंगे क्योंकि वो परसेंटेज में दी हुई है। जब सॉल्व करेंगे तो हमें 25 मीटर स्क्वायर आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ विंडमिल हैज़ 10 मीटर डायमीटर एंड एफिशिएंसी ऑफ 40%. Wind velocity at normal temperature and pressure is 10 meter per second and the density of air is 1.29 kilogram per meter square. The expected power output from the windmill is, तो इसमें हमें विंडमिल के पावर का फॉर्मूला लगा देना है। वो क्या होता है? फॉर्मूला देख लेते हैं। पावर इज इक्वल टू हाफ रो ए वी का स्क्वायर। यहाँ पे रो क्या है? डेंसिटी ऑफ एयर, ए एरिया हमारा, और वी हमारी हो गई स्पीड ऑफ विंड। तो इसमें हमें रो दे दिया हुआ है 1.29 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। एरिया हमें निकालना होगा, डायमीटर दिया है, उससे हमें रेडियस मिल जाएगा, 2 से डिवाइड करके 5 मिल जाएगा। फिर इसको पाई आर स्क्वायर के फॉर्मूले में रखेंगे तो हमें एरिया मिल जाएगा और वी हमें दिया हुआ है 10 मीटर स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो हमें इसका आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बायोगैस प्रोडक्शन इज रिड्यूस्ड इन विंटर्स। रीज़न है इसका कि मिथानोजेनेसिस अकर्स एट मीसोफिलिक टेम्परेचर्स। तो ये बिल्कुल सही है। बायोगैस प्रोडक्शन हमारा विंटर में रिड्यूस हो जाता है क्योंकि जो बैक्टीरिया होते हैं जो मिथानोजेनेसिस में पार्टिसिपेट करते हैं उनको थोड़ा ज़्यादा टेम्परेचर पसंद होता है। तो ये दोनों सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। दोनों सही है और रीज़न असर्शन को सही से एक्सप्लेन कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट परसेंट ऑफ विजिबल रेडिएशन अकाउंट्स फॉर टोटल सोलर रेडिएशन इंसिडेंट ऑन टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो कितना परसेंटेज विजिबल सोलर रेडिएशन का हमारे एटमॉस्फेयर के टॉप पे इंसिडेंट होता है? तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बी, 56%। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड हैज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन बैंड इन दी वेवलेंथ रीजन। तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो एब्जॉर्प्शन बैंड होता है सबसे ज़्यादा कौन से वेवलेंथ रीजन में होता है? 4 to 10, ग्रेटर देन 13 माइक्रोमीटर, 2 to 3.5 माइक्रोमीटर, या डी 0.7 to 2 माइक्रोमीटर। का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रेटर देन 13 माइक्रोमीटर। सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की एब्जॉर्प्शन होती है 15 माइक्रोमीटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in order of intensity of different components of electromagnetic radiation emitted from sun reaching earth surface, identify the correct sequence। ठीक है, इंफ्रारेड, विजिबल और यूवी रेडिएशन हमारे सन के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का पार्ट होती हैं जो अर्थ पे आती हैं। अब हमसे ये पूछ रहा है कि जो इनकी परसेंटेज के हिसाब से इनको करेक्ट सीक्वेंस में लगाना है हमें। तो इंफ्रारेड की बात करें तो लगभग 49% हिस्सा ये कंस्टिट्यूट करती हैं टोटल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, और 49%। और हमारी विजिबल रेडिएशन 43%,
और लगभग 7% हिस्सा है जो यूवी रेडिएशन। तो सबसे ज़्यादा हमारी इंफ्रारेड हो गई, फिर विजिबल, फिर यूवी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑन इग्निशन क्वालिटी ऑफ डीजल। डीजल की इग्निशन क्वालिटी के लिए कौन से पैरामीटर हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है? ऑक्टेन नंबर, सीटेन नंबर, आयोडीन वैल्यू या एसिड वैल्यू। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीटेन नंबर। जो ऑक्टेन नंबर होता है वो हमारा पेट्रोल यानी कि गैसोलीन के लिए होता है यूज़, और डीजल के लिए हमारा सीटेन नंबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एनर्जी कन्वर्जन प्रोसेस इज इन्वॉल्व इन सिन गैस प्रोडक्शन फ्रॉम बायोमास। बायोमास से जब हम सिनगैस का प्रोडक्शन करते हैं तो कौन सी प्रोसेस आती है काम में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कंबशन, बी गैसिफिकेशन, सी पायरोलाइसिस या डी फर्मेंटेशन। तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी यानी कि गैसिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर अ ड्यूटेरियम प्लस ट्राइटेरियम फ्यूजन रिएक्शन, if the desired confinement for the ionized fuel is 2 seconds, what must be the minimum concentration of ions per cubic meter for a net gain of energy? ठीक है, फ्यूजन का हमारा क्वेश्चन है, देख लेते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या होता है। इसका सबसे बेसिक सा फॉर्मूला होता है n/t इज इक्वल टू 10⁻20। ये फॉर्मूला होता है हमारा, ठीक है। उसके बाद ये जो हमारा हो जाता है टी, जो है हमारा यहाँ पे कन्फाइनमेंट टाइम होता है, कंसंट्रेशन ऑफ आयंस हम एन से देखते हैं, और 10⁻20 होता है। अब हमें एन निकालना है तो क्या हो जाएगा 10⁻20, और कन्फाइनमेंट टाइम नीचे आ जाएगा 2 सेकेंड दिया हुआ है। पुट करेंगे फॉर्मूले में तो हमारा ये आंसर आ जाएगा 5 × 10⁻19। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द पावर आउटपुट फ्रॉम अ विंड मिल इज मैक्सिमम फॉर एन ऑप्टिमल विंड स्पीड। ठीक है, द टर्बुलेंस इन द एटमॉस्फेयर इन्फ्लुएंसेस विंड एनर्जी प्रोडक्शन। दोनों सही है, ठीक है, और रीज़न भी सही है, क्योंकि स्टेबिलिटी जब तक नहीं होगी, ऑप्टिमल विंड स्पीड नहीं होगी, तो पावर आउटपुट हमें मैक्सिमम नहीं मिल पाएगा। मतलब मैक्सिमम मिलेगा हमें अगर ऑप्टिमल विंड स्पीड रहती है। ऑप्टिमल विंड स्पीड को कौन सी चीज़ डिस्टर्ब कर सकती है? अगर एटमॉस्फेयर में हमारा टर्बुलेंस होता है तो, ठीक है। तो ये दोनों आंसर हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए, बोथ आर ट्रू एंड करेक्ट, बी इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मैग्नेटो हाइड्रोडायनामिक जनरेटर से है। यहाँ पे हमें दिया है वेलोसिटी ऑफ द फ्यूल गैस इज इंक्रीज्ड बाय अ फैक्टर ऑफ 1.5 एंड द मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीज्ड बाय अ फैक्टर ऑफ 2। बाय व्हाट फैक्टर द मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द मैग्नेटो हाइड्रोडायनामिक जनरेटर वुड इंक्रीज। ठीक है, तो इसके लिए भी हमें इसके फॉर्मूले को देखना होगा। तो मैग्नेटो हाइड्रोडायनामिक जनरेटर की पावर का फॉर्मूला होता है ये 1/4 v² b² सिग्मा ए डी, जहाँ पे v है वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड, b है मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी, सिग्मा है हमारा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ द कंडक्टिंग फ्लूइड, और a है हमारा प्लेट एरिया, d है डिस्टेंस बिटवीन दी प्लेट्स। तो ये क्वेश्चन था हमारा, ठीक है, जहाँ p जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है v के स्क्वायर से और p के स्क्वायर से। तो हमें यही दोनों वैल्यूज दी हुई हैं। जब हम इसको देखेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो हमें मिल जाएगा 9 टाइम्स जो है बढ़ेगी। ठीक है, पावर जो प्रोड्यूस होगी 9 टाइम्स बढ़ेगी, यही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ टिपिकल सोलर पॉन्ड विच रीजन हैज़ द सॉल्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो हमारा ये पूछा है कि कौन से रीजन में ग्रेडियंट होता है सॉल्ट कंसंट्रेशन का। सरफेस कन्वेक्टिव जोन में तो नहीं होता, लोअर कन्वेक्टिव जोन में भी एक तरीके से नहीं होता। ग्रेडियंट जो हमारा होता है वो नॉन कन्वेक्टिव जोन में होता है, जो मिडल में होती है। नीचे हमारी लोअर कन्वेक्टिव जोन होती है, ऊपर सरफेस कन्वेक्टिव जोन, बीच में हमारी नॉन कन्वेक्टिव जोन, यहाँ जहाँ पे सॉल्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन अ ब्रीडर रिएक्टर न्यूट्रॉन्स first convert a fertile material into fissile material and then sustain the fission reaction. Neutrons first start the fission reaction and fissile material is a byproduct. Fissile material produce fertile material. Ratio of amount of fissile material produced to fissile material consumed
शुड बी लेस देन 1। करेक्ट ऑप्शन इसका है ऑप्शन नंबर ए। क्यों? क्योंकि न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, पहले कोई फर्टाइल मटेरियल होता है, फर्टाइल मटेरियल केपेबल नहीं होता है कि उसका फिजन हो पाए, तो उसको पहले फिजाइल मटेरियल में चेंज करते हैं, फिर उस फिजाइल मटेरियल से आगे के फिजन रिएक्शन होते हैं। तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बायोगैस प्रोड्यूस्ड बाय एनारोबिक डाइजेशन इज अ मिक्सचर ऑफ। तो ये क्वेश्चन हम पहले भी देख चुके हैं, रिपीट होता रहता है, ठीक है। तो इसमें ये इनकरेक्ट हो जाएगा, ये वाला पहले से ही, क्योंकि ये गैस नहीं होती प्रेजेंट। तो इसका ऑप्शन नंबर आप देखिए, तो ये गलत है, ये वाला भी गलत है, ये भी गलत है। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। द एफिशिएंसी ऑफ अ फोटोवोल्टेइक सेल इज लिमिटेड बाय द क्वांटम प्रोसेसेस इन्वॉल्विंग इंसिडेंट फोटॉन्स एंड द इलेक्ट्रॉन्स इन दी सेल। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि जो फोटोवोल्टेइक सेल होती है उसमें जो भी क्वांटम प्रोसेस होती हैं, क्वांटम प्रोसेस मतलब फोटॉन्स का यूज़ करके जब हम एनर्जी जनरेट करते हैं, वो सारे प्रोसेस होते हैं। तो क्या होता है कि एफिशिएंसी उसकी इंसिडेंट जो हो रहे हैं फोटॉन्स उन पे भी डिपेंड करती है, और जो सेल में इलेक्ट्रॉन है जो अपनी एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं उन फोटॉन्स की एनर्जी को लेकर एक्साइटेड होकर, तो उन दोनों पे डिपेंड करता है। सही है। फिर रीज़न इसका क्या दिया हुआ है, द बैंड गैप एनर्जी ऑफ द सेमी कंडक्टिंग मटीरियल यूज टू फैब्रिकेट फोटोवोल्टेइक सेल इज लेस इन कंपैरिजन टू द एनर्जीज ऑफ फोटॉन्स ऑफ इंसोलेशन। तो ये अभी हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि जो बैंड गैप एनर्जी होती है मटेरियल की, वो फोटॉन की एनर्जी से थोड़ी सी कम होती है, ताकि वो फोटॉन की एनर्जी को पाकर एक्साइटेड स्टेट में पहुंच सके, ठीक है। तो एफिशिएंसी इसी वजह से हमारी लिमिटेड हो जाती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोनों सही है और एक दूसरे को एक्सप्लेनेशन भी कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिकवरेबल रिन्यूएबल एनर्जी इज अ फ्रैक्शन ऑफ द रिसोर्स बेस ऑफ द रिन्यूएबल सोर्सेज अवेलेबल इन द वर्ल्ड। बिल्कुल सही बात है, जितना रिसोर्स बेस हमारे पास अवेलेबल है वर्ल्ड में, उसका सिर्फ एक फ्रैक्शन भर हिस्सा ही हमारा यूज़ में आ रहा है रिन्यूएबल एनर्जी का। रीज़न क्या दिया है, मच ऑफ द रिन्यूएबल एनर्जी इज आइदर ऑफ हाई एंट्रोपी और टू इनएक्सेसिबल टू यूज़। ज़्यादातर जो हिस्सा होता है रिन्यूएबल एनर्जी का, वो या तो बहुत हाई एंट्रोपी होती है उसकी, या तो एक्सेसिबल ही नहीं होता कि हम उसको यूज़ कर पाएँ। तो ये दोनों ही एक दूसरे को अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं। हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, tidal range is a critical factor in determining whether an estuary would be useful for tidal power generation. रीज़न क्या है, टाइडल पावर इज़ प्रोपोर्शनल टू टाइडल रेंज, ठीक है। तो टाइडल का फॉर्मूला हम देखें अगर एनर्जी का, तो क्या होता है, हाफ ए रो जी एच का स्क्वायर, और जो एच होता है, पहले फॉर्मूला देख लीजिए, हाफ रो ए जी और एच का स्क्वायर। तो ये जो एच होता है यही होता है हमारा रेंज या हेड, हेड भी बोलते हैं इसको। तो इसके ऊपर डिपेंडेंट होती है हमारी पावर, ठीक है, डिटरमाइन करती है कि एस्चुरी जो है वो यूज़फुल हो पाएगी कि नहीं। और टाइडल पावर प्रोपोर्शनल होता है टाइडल रेंज की, ये भी बिल्कुल सही है। तो बोथ ट्रू हो जाएंगे और एक दूसरे को सही से एक्सप्लेन कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सिंगल सोलर सेल और इन इल्यूमिनेशन बाय इंसोलेशन ऑफ अबाउट 800 watt per meter square produces a voltage of 0.5 volt and a current up to 2 ampere. The efficiency of the solar cell is 12.5%. The area of the cell is, इसमें भी हमें बेसिकली वही फॉर्मूला लगाना है सोलर सेल वाला। आइए देख लेते हैं इसका सोल्यूशन। फॉर्मूला में वही वाला यूज़ करना है, एफिशिएंसी ऑफ सोलर सेल इज इक्वल टू पावर आउटपुट अपॉन पावर इनपुट। पावर आउटपुट को हम V इंटू आई भी लिखते हैं, ठीक है, और नीचे पावर इनपुट को हम सोलर इंसोलेशन इनटू एरिया भी लिखते हैं। अब यहाँ पे हमें अगर हम ध्यान से देखें वैल्यूज़ क्या दी हैं हमें, इल्यूमिनेशन बाय इंसोलेशन ऑफ अबाउट 800 watt पर मीटर स्क्वायर। यहाँ पे हमें निकालना है, एरिया निकालना है। तो हमें वोल्टेज दिया हुआ है, कितना दिया है, 0.5 वोल्ट इंटू करंट हमें 2 एम्पियर दिया है, फिर डिवाइडेड बाय सोलर इंसोलेशन हमें 800
वॉट पर मीटर स्क्वायर दिया और एरिया हमें फाइंड करना है। एफिशिएंसी हमें दी हुई है 12.5%, यानी कि अपॉन 100 कर देंगे। जब इस फॉर्मूले से हम सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। इफ़ द आयन डेंसिटी इन अ हाई temperature fusion plasma consisting of deuterium and tritium fuel is 2.5 into 10 to the power 20 meter cube, the minimum confinement time required for nuclear fusion to produce net energy will be। तो इसमें भी हम सेम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, n इंटू टी इज इक्वल टू 10 to the power 20। n क्या है हमारा? n है हमारा आयन डेंसिटी, तो ये हमें दिया है 2.5 इंटू 10 to the power 20। टी कितना दिया? कन्फाइनमेंट टाइम हमें निकालना है और ये इस तरीके से पुट कर देंगे। अब टी निकालने के लिए हमें 10 to the power 20 अपॉन 2.5 इंटू 10 to the power 20 सॉल्व करना होगा। ये कट गया, लगभग आएगा हमारा 4 सेकेंड। डी हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट प्रेजेंट विच जियोथर्मल रिसोर्स इज एक्सप्लॉयटेड ऑन कमर्शियल स्केल इन द वर्ल्ड। कौन से जियोथर्मल रिसोर्स को हम कमर्शियल स्केल पे यूटिलाइज कर रहे हैं? ए मैग्मा, बी हॉट ड्राई रॉक, सी जियो प्रेशर्ड एनर्जी, या डी हाइड्रोथर्मल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोथर्मल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस हैज़ द मैक्सिमम एनर्जी कंटेंट। सबसे ज़्यादा एनर्जी कंटेंट किस में होता है? ए मीथेन गैस, बी लिक्विड ब्यूटेन, सी नेचुरल गैस, या डी हाइड्रोजन गैस। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी कंटेंट हमारा हाइड्रोजन गैस में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असर्शन है हमारा, द न्यूक्लियाई ऑफ एलिमेंट सच एस प्लूटोनियम एंड यूरेनियम हैव एक्सट्रीमली लार्ज एनर्जी पोटेंशियल। रीज़न क्या दिया है? दे आर इन स्टेट्स ऑफ थर्मोडायनामिक नॉन इक्विलिब्रियम। तो दोनों ही बिल्कुल सही हैं और एक दूसरे को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि देखिए यूरेनियम और प्लूटोनियम जो होता है वो फिजाइल मटीरियल होता है। फिजाइल मटीरियल क्यों होता है? क्योंकि उनका फिजन हो सकता है। और फिजन होने की वजह क्या है? वजह यह है कि इन दोनों का जो न्यूक्लियाई होता है बहुत अनस्टेबल होता है। तो स्टेबिलिटी पाने के लिए वो कुछ स्टेबल कंडीशन में अपने आप को कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो यही रीज़न बनता है उनके लार्ज एनर्जी पोटेंशियल का। ठीक है, जब फिजन हो जाता है तो हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी मिल जाती है। तो दोनों ये सही हैं और एक दूसरे को एक्सप्लेन करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ न्यूक्लियर फिजन इन्वॉल्विंग यूरेनियम 235 and a slow neutron, the mass defect is found to be 0.2234. How much energy will be released from 5 ग्राम ऑफ यूरेनियम 235? 1 U की वैल्यू दी हुई है। अब आइए देख लेते हैं इसका सोल्यूशन क्या है। इस क्वेश्चन के लिए हमें फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा E इज इक्वल टू mc², जहाँ पे E है हमारी एनर्जी, M है हमारा मास डिफेक्ट और C है हमारा स्पीड ऑफ लाइट। फॉर्मूले में पुट कर देंगे। मास डिफेक्ट हमें 0.223 म्यू दे रखा है और 1 म्यू की वैल्यू भी दी हुई है हमें, तो इस वैल्यू को इस तरीके से लिख लेंगे। स्पीड ऑफ लाइट हमारी होती है 3 इंटू 10⁸ होती है, उसका स्क्वायर लिखना है। उसके बाद सॉल्व करने पे जो ये वैल्यू आएगी वो हो जाएगी एनर्जी ऑफ 1 एटम। अब हमें नंबर ऑफ एटम्स निकालने पड़ेंगे क्योंकि हमें 5 ग्राम के यूरेनियम 235 की एनर्जी निकालनी है। तो नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए फॉर्मूला होता है हमारा मोल इंटू Na क्या है? एवोगैड्रोस नंबर, जिसकी एक फिक्स्ड वैल्यू होती है जो होती है 6.023 इंटू 10⁻23। और मोल को हम वेट इन ग्राम्स अपॉन मॉलिक्यूलर वेट भी लिख सकते हैं। तो जब हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे, वेट हमें दिया हुआ है यहाँ पे 5 ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट यूरेनियम 235 का 235 ही होता है, और सॉल्व करेंगे तो हमारा नंबर ऑफ एटम्स निकल आएंगे। अब नंबर ऑफ एटम 5 ग्राम में हमें निकल आए इतने। अब हमें एनर्जी निकालनी है तो क्या करेंगे हम? नंबर ऑफ एटम्स इनटू एनर्जी ऑफ 1 एटम। ठीक है, एक एटम की एनर्जी कितनी है इनटू नंबर ऑफ एटम्स कर देंगे, तब हमें एनर्जी पूरे 5 ग्राम ऑफ यूरेनियम 235 की मिल जाएगी, जो सॉल्व करने पे आएगी हमारी 426 गीगा जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बायोफ्यूल्स इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम एसिडिफिकेशन एंड डिस्टिलेशन ऑफ वुडी क्रॉप्स।
ए मेथनॉल, बी इथेनॉल, सी प्रोड्यूसर गैस या डी एस्टर्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ए मिथेनॉल। मिथेनॉल जो होता है वो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड से प्रिपेयर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये सारे क्वेश्चन हमारे एनर्जी एंड एनवायरनमेंट से रिलेटेड PYQs जो है वो आज ख़त्म हो गए। अब नेक्स्ट सेगमेंट में हम और भी अलग यूनिट के हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।